हेलो बच्चों, वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। एंड ये सेकंड लेक्चर है बेटा। CUET के सिलेबस का सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, है ना, कि बेसिक चीज़ें क्या है जिनको पढ़ना जरूरी है। तो मैंने बताया था मूल कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, है ना, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं भी बोलते हैं, मूल अवधारणा भी बोलते हैं, क्लियर। तो कल नेक्स्ट जो प्रीवियस था मेरा बेटा, प्रीवियस लेक्चर, उसमें डिस्कशन किया था हमने कि मूल क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मूल किन किन तरीकों से फाइंड किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो गया था। चलिए, ये सेकंड लेक्चर है, आज का कंटेंट्स है वो बेटा आपको मैं लिख देता हूँ आज क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ओके, सो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला पार्ट है आज का आपका कि डेंसिटी क्या, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? ठीक है बेटा, डेंसिटी क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या, सब बेसिक बेसिक चीज है बेटा, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन, और तीसरा है बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है। चौथी है बेटा मास परसेंट। एक मिनट बेटा, यहां लिखे दे रहा हूं मैं कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। ये चार टॉपिक हैं जो डिस्कस करने हमें आज है, क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो समझ लेंगे पहले डेंसिटी क्या है बेटा। मॉलिक्यूल कितने क्लोजली पैक्ड हैं, किसी मैटर्स में मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, वो डेंसिटी बताती है। कैसे कि बेटा, जैसे मेरे पास दो सब्सटेंस हैं, दो पदार्थ हैं, क्लियर। एक पदार्थ का 1 लीटर ले लिया, दूसरे पदार्थ का भी 1 लीटर ले लिया, दोनों का 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया। अब बेटा, जिस पदार्थ का मास ज्यादा होगा, 1 लीटर में जिस पदार्थ का मास ज्यादा होगा, इसका मतलब यही है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, कण ज्यादा होंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, वो बहुत पास पास रहे होंगे, तभी ज्यादा आ गए हैं, क्लियर। जैसे मैं कहूंगा बेटा, 2 रूम है, एक रूम में 50 लड़के बैठे हैं, एक रूम में 100 लड़के बैठे हैं, एक रूम में 50, एक रूम में 100 लड़के बैठे हैं। तो बेटा, जहां रूम की स्ट्रेंथ सेम है, रूम का जो वॉल्यूम है सेम है, 2 रूम है, एक जगह 50 लड़के बैठे हैं, एक जगह 100 लड़के बैठे होंगे, तो जहां 100 लड़के बैठे हैं वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, वो ज्यादा पास पास बैठे होंगे। एज इट इज डेंसिटी भी हिंदी में उसको बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व बेटा। तो आप समझ गए होंगे घनापन। एक तरीके से घनापन कैसे पता चलेगा? घनापन ऐसे पता चलेगा कि जितने मॉलिक्यूल क्लोजर होंगे उतना ज्यादा घनत्व होगा, उतना ज्यादा घनापन होगा। अब ये कैसे, मतलब कि न्यूमेरिकली कैसे देखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे घनत्व, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, तो देख लेंगे यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम में जिस स्पीसीज का या जिस पदार्थ का जितना ज्यादा मास हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज्यादा उसमें घनापन होगा, उतना घनत्व होगा, उतना ज्यादा डेंसिटी होगी, क्लियर। यूनिट वॉल्यूम, जैसे सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है या कोई भी चीज है, एक पदार्थ है, दैट इज अ मैटर। एक मैटर है मेरे पास, इस मैटर में, ये जो मैटर है, इस मैटर मैं बोले दे रहा हूं, इसका वॉल्यूम बेटा V है, V लीटर है, या ml ले ले रहा हूं, V ml है, क्लियर। और इसमें जो आपका मास है बेटा, इसका मास है, मास मैंने मान लिया मास W ग्राम है। कितने ग्राम है? W ग्राम है, ठीक है बेटा। तो इसका घनापन कैसे पता कर पाऊंगा, घनत्व तो कैसे पता कर पाऊंगा, डेंसिटी कैसे पता कर पाऊंगा? तो मैं कहूंगा बेटा यूनिट वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम में मास निकाल लो कितना, दैट इज डेंसिटी।
तो मैं कहूंगा बेटा VmL में, VmL सॉल्यूशन था, VmL पदार्थ था, VmL विलयन था, कोई भी चीज थी उसका VmL था, इतना वॉल्यूम था, उसमें कितना मास था, W ग्राम था, पूरे सॉल्यूशन का कितने ग्राम था, W ग्राम। तो यूनिट में कितना हो जाए, यूनिट ml में 1 ml में कितना हो जाएगा, W/V, इतने ग्राम हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने बताया था कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा वही डेंसिटी कहलाएगी, यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, घनापन ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। और यदि यूनिट वॉल्यूम में मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, घनापन कम हो जाएगा। क्लियर, जैसे यहां दिख रहा है स्पष्ट। तो 1 ml में क्या है, W/V ग्राम है, W/V ग्राम है, पूरा सॉल्यूशन का मास कितना है, W/V ग्राम। चलिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एम आई राइट गाइज, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये बेटा 1 ml में जितना भी 1 ml यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास वो W/V ग्राम निकला है, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी डेंसिटी निकाल रहे उसका मास अपन टोटल वॉल्यूम। क्लियर, उसका मास अपन वॉल्यूम, ये हो जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज द फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। if a solution of 250 ml contains या has 25 ग्राम मास, एक सॉल्यूशन है जिसका 250 ml है, अब वो चाहे गैसियस सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, डजंट मैटर, है ना। If a solution of 250 ml has 25 gram mass, then find density of solution की डेंसिटी। तो वही तरीका है बेटा, किसी का घनत्व निकालना है, तो घनत्व इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। क्या सही है ये? एकदम सही है। द्रव्यमान कितना था बेटा? 225 ग्राम था, टोटल 25 ग्राम था द्रव्यमान, बटे डेंसिटी ग्राम लिख देंगे। क्लियर, क्योंकि यूनिट आपको पता चल जाएगी इधर से। वॉल्यूम कितना था? 250 ml, 25 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/10 ग्राम पर ml, या बोल सकते हैं 0.1 ग्राम पर, ये आ गई डेंसिटी ग्राम पर ml में। क्लियर, डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml भी हो सकती है, ग्राम पर लीटर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है अपनी आयतन किस में रखा है। क्लियर है। एक और देख लेंगे बेटा, एक लास्ट है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यदि मैं कहता बेटा इफ (64 ग्राम ऑक्सीजन गैस occupies 44.8 लीटर वॉल्यूम at STP, then find density of gas। यह क्वेश्चन, यदि ऑक्सीजन गैस STP पर, ऑक्सीजन गैस का कितना 64 ग्राम 44.8 44.8 लीटर वॉल्यूम घेरती है, तो हमें बताना ऑक्सीजन गैस की वो डेंसिटी क्या, कितना घनापन हो, घनत्व कितना होगा। तो आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कितना है भैया? 64 ग्राम ऑक्सीजन थी। क्लियर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था?
44.8 लीटर। यहां से डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर लीटर। यदि आप ml में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, नीचे। क्लियर? देख लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 44.8 ग्राम पर लीटर आएगी, है ना। सॉल्व करना है और आगे सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, यहां पॉइंट बढ़ा देंगे। सॉल्व करते हैं। 160 4 से डिवाइड कर देंगे, 112 4 से डिवाइड हो जाएगा, 40 4 से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10/7 ग्राम पर लीटर, या बोल सकते 1.43 अप्रोक्स ग्राम पर लीटर। दैट इज द राइट आंसर। परफेक्ट। इस तरीके से ये यूनिट डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आ गई है। कोई समस्या नहीं है बच्चों, नोट इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट है डेंसिटी। आप क्लियरली समझ गए होंगे, है ना। डेंसिटी आप क्लियरली समझ गए होंगे, बट थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन देख लेंगे। कैसे बेटा, 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब। बेटा लीटर भी वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम वाला आयतन की यूनिट बेटा लीटर भी होती है, मीटर क्यूब भी होती है, सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, ml भी होती है, सब यूनिट्स हैं, है ना। क्लियर? तो बेटा लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें, वो रिलेशन होता है 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। कहो सर समझ नहीं पा रहे हम, कैसे समझाइए इसको क्लियर। तो चलिए समझ लेते हैं। बेटा सपोज मेरे पास एक क्यूब फॉर्म में एक टंकी है। क्लियर? टंकी तो आप जानते हैं जिसमें पानी भरा जाता है, अच्छे से जानते हो हम। क्लियर? क्लियर? ये क्यूब फॉर्म में एक टंकी है, यहां से मैं पानी भरना स्टार्ट करता हूं। परफेक्ट। बेटा क्यूब जिसका साइड कितनी है 1 मीटर, ये है बेटा 1 मीटर लेंथ है, विड्थ हाइट सब 1 मीटर है। क्लियर? तो बेटा इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो बेटा 1 मीटर लंबाई है टंकी की, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है। तो ऐसी टंकी में वॉल्यूम कितना आता है 10⁻³ लीटर। 1000 लीटर की होती है वो टंकी। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। क्लियर? नोट कर लेंगे बेटा, ये यूनिट कन्वर्जन है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है 10⁻³ लीटर, 1000 लीटर। आप जानते भी 1 मीटर इतना होता है लगभग ग्राउंड लेवल से इतना। ठीक है, परफेक्ट। ग्राउंड लेवल से ये 1 मीटर लंबी हो, 1 मीटर चौड़ी हो, 1 मीटर ऊंची टंकी हो, तो 1000 लीटर उसमें पानी आ जाएगा। और 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा अभी मैंने बोला 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, है ना। इसको आप यूनिट और कन्वर्जन हो सकता है। कैसे? इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में, ml के टर्म्स में। चलिए देख लेते हैं। 10⁻³ लीटर को मैं ml में कन्वर्ट करता हूं। बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml। तो 10⁻³ लीटर में इतने ml हो जाएगा इज इक्वल टू, मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। बेटा 1 मीटर क्यूब, बेटा 1 मीटर बराबर कितना होता है, मीटर की जगह बस रखना है। 1 मीटर बराबर 10⁻² प्लस का 2,
10⁻² सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर होता है, क्यूब लगा था, क्यूब लगा दो। जहां मीटर लिखा था, मीटर की जगह मैंने 10⁻² सेंटीमीटर लिख दिया, कोई समस्या नहीं होगी आई थिंक। चलिए, तो 10⁻² और इसका क्यूब लगा है बेटा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। परफेक्ट। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 ml इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आपको वो वाला याद रहे या ना रहे, ये वाला रहे या ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहेगा क्योंकि बहुत क्लियर दिख रहा है, एकदम इजी फॉर्म है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। क्लियर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। परफेक्ट। यदि मैंने लिख दी डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये क्या लिखा है 1.2 ग्राम पर ml लिखा है ये, क्योंकि 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml होता है। क्लियर है बेटा, कोई समस्या नहीं है। दैट इज द डेंसिटी, ये डेंसिटी होती है अपनी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये डेंसिटी हो गया, कोई समस्या नहीं है बेटा। अब देखेंगे जरा डेंसिटी कितने टाइप्स की होती है, डेंसिटी कितने टाइप्स की होती है। डेंसिटी होती है ना बेटा, डेंसिटी होती है 2 टाइप्स की, एब्सोल्यूट डेंसिटी, डेंसिटी, दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। पहली एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। बहुत सारा है बेटा ये भी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंटली डेंसिटी मेजर करना मास बाय वॉल्यूम करके, जो अभी हमने किया है, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। अभी तक जो मैं डेंसिटी समझा रहा था वो एब्सोल्यूट डेंसिटी कहलाती है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी किसी के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सब्सटेंस। जैसे अभी देखो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे मैंने बोला डेंसिटी ऑफ NaOH, डेंसिटी ऑफ NaOH विथ रिस्पेक्ट टू H2O। H2O के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालना है, H2O के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालना है, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, यहां लिखे दोनों इक्वल। क्लियर हो जाएगी बेटा, डेंसिटी ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O। ये कहलाएगी डी रिलेटिव। क्लियर, डी रिलेटिव ही हो जाएगी बेटा, कोई समस्या नहीं है ना। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते, इस तरीके से, किसी की उसने बोल दिया NaOH की रिलेटिव डेंसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो बेटा जिसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी उसकी डेंसिटी ऊपर अपॉन वाटर की डेंसिटी नीचे। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रेफरेंस, जो रेफरेंस है उसकी डेंसिटी नीचे रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी डेंसिटी नीचे, और जिसकी निकालना है उसकी ऊपर। सो ये आ जाती है रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर, देख लेते हैं क्वेश्चन के बेस पर और क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे मैं कहूंगा बेटा, इफ डेंसिटी of NaOH is 2.1 लिखे दे बेटा, 2.1 ग्राम पर ml, then find relative density of NaOH to the वाटर के रिस्पेक्ट में। तो सरल है,
बेटा डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसको डी आर से डिनोट करे दे रहे, और किसकी निकालनी थी, NaOH, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ NaOH। तो मैं क्या करूंगा बेटा, डेंसिटी ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ H2O। अब बेटा H2O की डेंसिटी तो दी नहीं है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ H2O। यहां दे देगा क्वेश्चन में गिवन, यदि नहीं देगा तो आपको अंडरस्टूड है बेटा, गिवन DH2O वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। ओके, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। यहां रख दूंगा बेटा, NaOH की डेंसिटी कितनी थी, 2.1 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाई H2O की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। अब यहां से एक बहुत ही अच्छी चीज निकल के आती है बेटा, ग्राम पर ml कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2.1 इसकी यूनिट क्या आएगी, कोई भी यूनिट नहीं आएगी, यूनिट लेस होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट लेस, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट लेस। क्लियर बच्चों, कोई समस्या नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट लेस। परफेक्ट, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर होती है, ग्राम पर ml होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, परफेक्ट किलोग्राम पर लीटर होती है, कुछ भी हो सकती है, बट रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी बाई डेंसिटी। क्लियर। चलिए बच्चों, अभी हमने रेफरेंस में H2O लिया है, कोई भी ले सकते थे रेफरेंस में, किसी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते। मैं कहता डेंसिटी ऑफ NaOH विथ रिस्पेक्ट टू H2SO4, तो नीचे H2SO4 की डेंसिटी हो जाएगी। लेकिन याद रखना बच्चों, जब भी डेंसिटी ऑफ H2O ले लेते हैं नीचे, रेफरेंस वाटर ले लेते हैं, तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलने लगते हैं। देखो अभी बताता हूं। क्लियर। इफ रेफरेंस, पॉइंट लिख लेना, इफ रेफरेंस रेफरेंस इज रेफरेंस सब्सटेंस या मैटर is water, then relative density is called specific gravity। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलने लगते उसको। क्वेश्चन में आ जाता कि NaOH की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दी है, आप समझ ही नहीं पाते क्या है यार ये, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ही भी रिलेटिव डेंसिटी ही होती है। क्लियर। बट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर। जैसे देखेंगे बेटा, डेंसिटी ऑफ NaOH, डेंसिटी ऑफ, यह रिलेटिव डेंसिटी है बेटा, ये रिलेटिव, आर लिख दिया रिलेटिव, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बेटा ये डेंसिटी क्या कहलाने लगेगी, स्पेसिफिक एक बात गौर करने वाली है बेटा, क्या कि वाटर की डेंसिटी तो हमेशा 1 ग्राम पर ml होगी, और 1 से डिवाइड करने में NaOH की डेंसिटी में 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं आता है। मतलब हम कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही होती है जितनी किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, जितनी किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है उतनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, बट यूनिट लेस होती है, बट उसकी यूनिट नहीं होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि वो रिलेटिव डेंसिटी है। क्लियर। रिलेटिव डेंसिटी है, रेफरेंस वाटर ले लेते हैं, इसलिए उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलने लगते हैं। क्लियर। और उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन वैल्यू उतनी ही आती है जितनी किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर है। ओके। तो जैसे मैं कहूंगा डेंसिटी ऑफ NaOH दे दी है, NaOH यदि डेंसिटी ऑफ NaOH दे दी है 2.3 ग्राम पर ml दी, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.3। बस
यूनिट बस नहीं होगी, बाकी वही हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गया, एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ ली, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ डेंसिटी, ये तो था सभी सब्सटेंस के लिए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस है, सबको इसी तरीके से डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। क्लियर? अब देखेंगे जरा, यदि मैं बात करूंगा गैसेस की, गैसों की डेंसिटी, तो बेटा गैसों की डेंसिटी जो है बेटा, वो आप दूसरे तरीके से, वो तो जो तरीका है मास बाय वॉल्यूम, वो तो यूनिवर्सल है, हर जगह हर तरीके से लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गैसों की डेंसिटी यदि आप निकालें, कैसे निकालें? तो बेटा यदि आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि डेंसिटी निकालने के लिए वो मास नहीं देता है ना, मोल्स दे देता है ना, मोल्स दे दे, या मोल्स नहीं देगा तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये वाले टर्म्स दे देता है कि भैया इतने टेम्परेचर पर ये गैस का वॉल्यूम इतना है और इतनी मोल्स हैं, या और भी चीजें दे देगा, इतना प्रेशर है, और वो कह देगा डेंसिटी निकालो गैस की। क्लियर? तो देखो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, यदि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस जो होती है बेटा वो PV इज इक्वल टू NRT, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। परफेक्ट। आदर्श गैस समीकरण होता है ना, आदर्श गैस है यदि, तो बेटा वो ये जरूर फॉलो करेगी। क्लियर? जहां P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N क्या होता है, मोल्स उस गैस के, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, परफेक्ट, T क्या होता है, टेम्परेचर। कोई समस्या ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। देखो बेटा यदि मैं बात करूंगा PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT, ऐसा कर सकता हूं बेटा। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बता चुका था, मोलर मास मान लो इसका MB है, इंटू वॉल्यूम इंटू RT। क्लियर? तो बेटा W बाई बी क्या, P इज इक्वल टू, ये W बाई क्या है, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू RT डिवाइडेड बाई MB। सही है? मतलब इसको और लिख सकता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT, MB लिख लो, जहां MB क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, P क्या है, प्रेशर, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। तो गैसों की डेंसिटी ऐसे भी निकाली जाती है बेटा, यदि वो बोल देगा कोई ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस 1 atm प्रेशर पर और इतने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी डेंसिटी बताओ कितनी होगी। वो पूछ देगा फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी निकालने के लिए PMB बाई RT फॉर्मूला लगा हुआ है, P प्रेशर रखोगे, 1 atm, और MB मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, O2 का मोलर मास ऑक्सीजन गैस का होता है 32 डिवाइडेड बाई R गैस कांस्टेंट। यदि आपने ATM रखा है प्रेशर की यूनिट, तो आप R की वैल्यू रखोगे 0.0821। परफेक्ट। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? इस तरीके से आपकी डेंसिटी आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। परफेक्ट। ग्राम पर लीटर में आएगी, लेकिन क्यों? क्योंकि आप प्रेशर ATM में रखते हो, R की वैल्यू जो 0.0821 रखेंगे बेटा, वो लीटर ATM के टर्म्स में होती है, इसलिए लीटर में आएगी, ग्राम पर लीटर में आएगी डेंसिटी। कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से भी डेंसिटी निकाल ली जाती है गैसेस की, सिर्फ गैसेस के लिए है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा मोल फ्रैक्शन अपना, कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी के बाद था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं जरा बेटा, बहुत ही इजी है। मोल फ्रैक्शन, सपोज मेरे पास दो सब्सटेंस है A प्लस B, इन दोनों को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन। बेटा सपोज A के मोल्स Na हैं और B के मोल्स Nb हैं। क्लियर?
बी के मोल्स एन बी हैं। तो बेटा मोल फ्रैक्शन होता है मोल जिसका निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसका निकालना उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन में जितने टोटल मोल्स हैं वो टोटल मोल एन ए प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा। सॉलिड के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, या दो सब्सटेंस है उन दोनों के मोल ऐड कर दो, डन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स, डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स ए ये एक्स बी। क्लियर? कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। इफ 36 ग्राम ऑफ H2O is mixed with 4 ग्राम of NaOH, 4 ग्राम of NaOH, then find mole fraction of NaOH and H2O बोथ, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए H2O, पहले मोल फ्रैक्शन तो तभी निकलेगा जब सबके मोल पता होंगे। H2O के मोल बराबर हो जाएगा बेटा H2O का गिवन मास, H2O का मास मतलब द्रव्यमान है। क्लियर? बटे मोलर द्रव्यमान H2O का। क्लियर? ये बता बेटा H2O का मास कितना दिया है 36 डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान H2O को 18 होता है, 2 आ जाएगा। H2O के मोल कितने हो गए 2, एज इट इज NaOH के मोल वो आ जाएंगे बेटा कितने, 4 दिया गया मास है 4 ग्राम डिवाइडेड बाई NaOH का होता है 40 ग्राम मोलर मास, 1/10 मतलब 0.1 मोल। क्लियर? 0.1 मोल आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए मुझे निकालना H2O का मोल फ्रैक्शन मतलब NH2O डिवाइडेड बाई NH2O प्लस NaOH। क्या सही है ये चीज? एकदम सरल है। H2O का मोल कितना है बेटा, H2O के मोल 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.1 मतलब ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2.1 लगभग 0.9 अप्रोक्स आ जाएगा। क्लियर? इतना अप्रोक्स आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा, मैं बोलूंगा एक्स NaOH का मोल फ्रैक्शन, तो NaOH के मोल कितने बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 2.1, 1/21 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 0.1 अप्रोक्स। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से। चलिए देखते हैं बेटा कहाँ थे हम।
यहाँ थे बेटा। परफेक्ट बेटा। हम देख रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, है ना, दैट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.1। सो ये कितना हो गया था, 0.1 डिवाइडेड बाई 2.1, 1/21। परफेक्ट। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन इस तरीके से निकाल लेते हैं बेटा, कोई समस्या नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है, और जितने भी परसेंटेज कंपोजिशन था बेटा, नेक्स्ट था परसेंटेज कंपोजिशन, उसको पढ़ना है। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ये बेटा एक्चुअली परसेंटेज बाई मास होता है। ये परसेंटेज बाई मास मतलब क्या है चीज, कि किसी बेटा कंपाउंड में, किसी यौगिक में, किसी एलिमेंट का कितना परसेंट होता है, परसेंटेज बाई मास कितना होता है, उसका मास कितना परसेंट है, वही कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे मैं बोलूं बेटा मेरे पास वाटर है H2O, ठीक है, H2O में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज बाई मास है, कितना परसेंटेज बाई मास है, ये चीज क्लियर। तो यदि बात करूंगा मैं, 1 मोल ले लिया, सपोज मैंने इसका कितने मोल ले लिया, 1 मोल H2O का 1 मोल, 1 मोल H2O ले लिया, 1 मोल H2O, क्लियर। 1 मोल H2O का मास बताओ बेटा कितना होता है, मोलर मास के बराबर 18 ग्राम होता है कि नहीं, क्लियर। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सबका मास ऐड करके 1 मोल जो वाटर है, 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम होता है, क्लियर। अब उस 1 मोल में 1 मोल H2O में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन एटम, है ना। मोल में बोला तो इसलिए ग्राम लगा देंगे, 2 ग्राम, क्लियर। ये हो जाएगा 2 ग्राम। तो ये बताओ बेटा 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 1 ग्राम H2O में कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 18, इतने ग्राम हाइड्रोजन। तो 100 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, इतना ग्राम, क्लियर है बेटा, इतने ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। तो इतना परसेंट, यही परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन होता है कि 100 ग्राम, किसी यौगिक के 100 ग्राम में कितने ग्राम हाइड्रोजन है, क्लियर, खत्म बात, परसेंटेज कंपोजिशन हो जाता है। देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाई 9, परफेक्ट। यह आ जाएगा बेटा 11.11, इतना परसेंट, लगभग इतने परसेंट और हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लियर, कोई समस्या नहीं है। सेम एज बेटा मैं बोलता H2O में ऑक्सीजन का मास परसेंट बताओ, तो क्या करना है बेटा, H2O है 18 ग्राम में कितना होता है ऑक्सीजन, 16 ग्राम बेटा, वही ऑक्सीजन एटम का मोलर मास होता है 16, तो एक में हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 18, तो 100 में कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, क्लियर। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा बेटा, 800 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 8 मल्टीप्लाई 11.11, क्लियर, मतलब 88.9
0.88%, इतना परसेंट ऑक्सीजन है। क्लियर? चलिए एकदम क्लियर है बेटा। तो मैं क्या सीधे एक फॉर्मूला बना दूं, परसेंटेज कंपोजिशन, यहां बना देता हूं, आप हमेशा याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, जिस एलिमेंट का देख रहे, मास ऑफ आ एटम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सही है? वही जैसे मैं कहता बेटा C6H12O6 है, इसमें परसेंटेज कार्बन निकालना है, तो क्या करेंगे, कार्बन का एक कार्बन एटम का मास होता है 12 डिवाइडेड बाई कितने कार्बन एटम है 6 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होता है 180 ग्लूकोज का मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 × 18 30, 1.40%। कार्बन कितने परसेंट आ गया, 40% कार्बन है उसमें। क्लियर? मैं कहूंगा हाइड्रोजन निकालो बेटा, तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम का 1 मल्टीप्लाई कितने हाइड्रोजन एटम 12 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। क्लियर है बेटा? 2 टाइम्स 6 से डिवाइड कर दो 30। क्लियर? डिवाइडेड ये हो जाएगा बेटा 20/3%। क्लियर? मैं कहता परसेंटेज ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं 6 मल्टीप्लाई एक ऑक्सीजन एटम का 16 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर देंगे, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते बच्चों। और आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट आपको आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ये बेसिक चीजें, यहाँ एक लेक्चर और इसका होगा और मूल कंसेप्ट का बेसिक चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 12th के सिलेबस की ओर। क्लियर? चलिए बच्चों, यहाँ यहीं तक था आज का टॉपिक, यहीं तक था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।